तो हमारे पास दो सिक्योरिटीज है ना, उसमें से एक का रिटर्न 15% है, दूसरे का 20% है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन एक का 50% है और दूसरे का 30% है। तो अब हमको यहाँ पे इसका पहले रिटर्न निकालते हैं, है ना। इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिस्क एंड रिटर्न फाइंड आउट करना है। रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो हमको पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न निकालना है। तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, आरपी होता है ना, समेशन ऑफ i is equal to 1 to n x1 x xi ri है ना, ये होता है। तो ये हम इसमें निकालेंगे। एक्चुअली 50-30 परसेंटेज में नहीं होगा ये, है ना, ट्रांसपेरेंट है ये। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 50% मतलब 0.15 इंटू 50 प्लस 20% मतलब 0.2 इंटू 30, है ना। तो कितना आएगा, 15×5 = 75 आ जाएगा। 7.5 दूनी 6, ओके, ये दिया हुआ है। इसके बाद इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ये मैं थोड़ा ऐड नहीं कर पाया था। इसके अलावा है कि पी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 40% इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें, और इसमें है 60 हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक्चुअली ये पोर्शन अलग है ये। तो ये क्या आपका एक्स आई है, एक्स आई। तो एक्स आई में है आपको 40 है, तो 0.4 हो जाएगा ये, और दूसरे में 60% है ये एक्स आई, तो हो जाएगा 0.6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5 चौक हो जाएगा ये 20। सर फॉर्मूला में एक्स आई और आर एक्स आई का बार है, तो फिर ये जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये 50 क्यों ले रहे हैं सर? 50 तो नहीं आएगा ना? हाँ, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो ये आ जाएगा 50, ये 15 हो जाएगा 15 और ये जाएगा 20, ठीक। 15 चौक 60। तो सर वो एक्स बार में परसेंटेज भी हटेगा ऊपर क्वेश्चन में, 15% जो लिखे हैं आप। ठीक। या तो फिर इधर 0.5 होगा, 15। नहीं, एक्चुअली आंसर जो आएगा ना परसेंटेज में ही आएगा, इसलिए इसको ना कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि परसेंटेज में और आंसर भी क्या रहेगा, वो परसेंटेज में ही रहेगा। 15 चौक 60 हो जाएगा, 12 कितना जाएगा। तो सर ऐसे तो हमको कंफ्यूजन होगा ना सर, एक को कन्वर्ट कर दिए, एक को नहीं किए। नहीं, इसमें मतलब ऐसा है कि 40 को कन्वर्ट, नहीं, इसमें ऐसा है कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं उसका 40% है ये। हमने जैसे मान लीजिए कितना भी पैसा हो सकता है उस, तो हमारे पास जो फंड है उस फंड का हमने 40% एक्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं, और दूसरा हम क्या किए हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, पी में, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली जो ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम जो भी 18 आ रहा है, लेकिन 18 हम क्या परसेंटेज ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इसको हम इसलिए कन्वर्ट नहीं किए क्योंकि आंसर में हमको परसेंटेज में लेना है। अच्छा, अगर कन्वर्ट कर देते तो सर लास्ट में इंटू 100 कर देते तो वो भी बराबर हो जाता। 0.18 आता है, उसको फिर इंटू 100 करना पड़ता हाँ, परसेंटेज लाने के लिए। तो ये क्या आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया है ना। अब इसका हम रिस्क निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। तो वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो आएगा हमारा
जाएगा सिग्मा पी का स्क्वायर, हो जाएगा x1 का स्क्वायर और सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 r12 और ये हो जाएगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं ना, तो x1 कितना हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा है ना, 0.40 का स्क्वायर, सिग्मा 1 का स्क्वायर कितना होगा 50 हो जाएगा, ये 50 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है हमारे पास में 0.60 है इसका स्क्वायर, और ये कितना, ये 30 है, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 x हो जाएगा 0.40 और हो जाएगा 0.60, सब इंटू में ही है, और 1 2 दिया माइनस 0.60 इंटू सिग्मा 1 है यहाँ पे फिर 50 इंटू 30, ठीक है। तो ये सब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये माइनस करेंगे, इधर को माइनस कर देगा ये है ना, तो यहाँ पे आएगा, आप लोग एक बार इसको कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, 400 प्लस 324 माइनस 432, तो आ जाएगा 292 है ना। तो ये क्या आया, सिग्मा पी का स्क्वायर आ गया। तो हमको सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए होता है ना, वो हमारा रिस्क होता है, तो ये आएगा रूट ऑफ 292 सिग्मा पी, तो ये आ जाएगा हमारा 17.09। ठीक है, तो एक्चुअली ये ना, ये भी ना परसेंटेज में ही थे, लेकिन हमने उसको परसेंटेज में नहीं लिया है, तो ये भी क्या आएगा, परसेंटेज में ही आएगा ये। तो रिस्क इसमें कितना है हमारे पास, 17.09% है रिस्क है हमारे पास। तो ये क्या आ गया, इतना हमारे पास में रिस्क आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको दो सिक्योरिटीज के लिए हम इसको ना कैलकुलेट करते हैं, रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं ना। हमारा रिस्क कितना है, 17.09 आया है यहाँ पर रिस्क, ठीक है, इस एग्जांपल के लिए। तो अब रिस्क हम कम कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया है ना, ये न्यूमेरिकल है ये। सर हमेशा परसेंटेज में ही होगा ना, इसमें परसेंटेज में दिया है, तो लेकिन जिसका हम निकालेंगे ना उसको हम एज इट इज वैसे रखेंगे, तो आंसर जो रहेगा वो भी परसेंटेज में ही आएगा। इसलिए भी परसेंटेज में था ये, तो आंसर में हमको परसेंटेज में लाने से इसको हम कुछ नहीं करेंगे है ना, वैसे एज इट इज ले लेंगे इसको, तो ये परसेंटेज में आएगा ये है ना, परसेंटेज में दिया था ये क्वेश्चन में भी। हाँ, तो देखिए अब इसको हम कम कैसे करते हैं ना, तो हमारे पास ना अलग अलग कंडीशंस हैं। तो यहां तक आ गया समझ में, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग है ना, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब इसको हम देखते हैं कि अब तो हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिस्क को हम रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल हमारा यही रहेगा और इसमें देखेंगे कि रिडक्शन कैसे होगा। अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, रिडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा हम रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, और लिख लीजिए डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से पोर्टफोलियो के जोखिम को कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 केसेस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना 3 केसेस को एग्जामिन करेंगे है ना। पहला केसेस क्या होगा आपका, जब हमारा कोरिलेशन क्या होगा, परफेक्टली कोरिलेटेड होगा है ना, सिक्योरिटीज रिटर्न परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। पहला केस क्या रहेगा होगा, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन।
तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, r इक्वल टू 1 होता है ना, +1 होता है ना। तो हम ये मान लीजिए दो सिक्योरिटी है आपका 1 2 है ना, इनके बीच में क्या परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है ना। ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन देखेंगे, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन देखेंगे और नो कोरिलेशन देखेंगे, है ना। मतलब r इक्वल टू +1 -1 एंड r इक्वल टू 0, तीन केस देखेंगे हम लोग। तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन में यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, rp इज इक्वल टू, सर हाँ बताइए सर अभी जो बोले फिर से बताइए ना एक बार। क्या चीज। सर अभी जो बताया फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ तो ये इसमें हम लोग तीन केसेस देखेंगे, है ना, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब जिसमें r इज इक्वल टू +1 होता है। फिर दूसरा देखेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें r की वैल्यू -1 होती है। और देखेंगे नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन क्या, r इज इक्वल टू 0 होता है। तीनों केसेस में देखेंगे हम कैसे उसके रिस्क में क्या हो सकता है, जो दो हैं। तो यहाँ पे सर ये डाइवर्सिफिकेशन क्या है सर? डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये तो पोर्टफोलियो रिडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम ना दो अलग अलग प्रकार के सिक्योरिटीज को कंबाइन कर रहे हैं। क्या सर, एक बार फिर बोलिए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब बोल सकते हैं कि हम दो अलग अलग प्रकार के सिक्योरिटीज को जोड़ रहे हैं, है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब ना इसको कम करना ही होता है। ये डाइवर्सिफिकेशन मतलब दो अलग अलग सिक्योरिटीज को यूज करना, तो ये आपका डाइवर्सिफिकेशन होगा। रिडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब दो अलग अलग सिक्योरिटीज में हम क्या करें, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके माध्यम से हम कैसे पोर्टफोलियो को कम कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हमें देखते हैं कि किस प्रकार का आपके दो सिक्योरिटी होना चाहिए, आपस में किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या है हमारा, दोनों के बीच में धनात्मक संबंध होना चाहिए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। तो जब हमारे पास दो सिक्योरिटीज होंगे, उनके बीच में अगर पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा, तब हमारा ये कितना है इसको देख लेते हैं ना। तो ये होगा सिग्मा p का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 r12 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, +1 हो गई। +1 हो गई, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, x1 सिग्मा 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, x2 सिग्मा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 x1 सिग्मा 1 इंटू x2 सिग्मा 2। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है आपका, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हो गया ये, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, परफेक्टली कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, है ना। जब r12 वाला कितना 1 होगा, तब क्या होगा, ये ऐसा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 सिग्मा 1 प्लस x2 सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 है ये का होल स्क्वायर, तो यही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का रूप ले लेगा ये, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, है ना। तो सिग्मा p बराबर x1 सिग्मा 1 x2 सिग्मा 2। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास ये पूर्ण धनात्मक संबंध होगा, है ना, तो इनके बीच का जो रिस्क होगा, है ना, वो वेटेड एवरेज हो जाएगा ये। तो ये हमने उसमें देखा था ना रिटर्न में, तो रिटर्न जैसे क्या हो गया ये, तो ये इसका जो रिस्क है ना, वो उसका जितना इन्वेस्टमेंट की जितना प्रोपोर्शन, वैसे दूसरा सिक्योरिटी में जितना रिस्क है उसको जितना प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोनों के लिए क्या होगा, ये वेटेड एवरेज हो जाता है। ठीक है, इसमें कंक्लूजन सर यहाँ पर जो वो R12 है वो कहाँ गया? 1 हो गया ना। नहीं, अच्छा नहीं जी, ये फॉर्मूला में बोल रही हूँ सर, ये फॉर्मूला में NP का स्क्वायर इज इक्वल टू जो लिखे हैं पहले, हाँ यही पहले वाला। हाँ। इसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो हम वैल्यू निकाले थे इसका, है ना, इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, है ना, यहाँ पे कितना आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, है ना, सेम कंडीशन, तो ये x ये कितना था, 0.4 था ये, और ये था 50
है ना, और ये कितना था 0.6 था और ये था 30, तो ये कैलकुलेट ये कितना आ गया 38 आ गया। तो पहले कितना निकाले थे 70 निकाले थे ना, 17 निकाले थे, अभी कितना हो गया 38 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जब सहसंबंध गुणांक क्या होगा धनात्मक होगा, है ना, पूर्ण धनात्मक होगा, फिर परफेक्ट पॉजिटिव होगा, तो हमारा दो जो रिस्क है वो रिस्क क्या हो जाता है बढ़ जाता है, कम नहीं होता है ना। यहाँ पे बढ़ गया ना आपका रिस्क 38% हो गया यहाँ पे। तो रिस्क पहले कितना था जब ये आर इसके बीच में कुछ रिलेशन था है ना तो कम था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे पहले आर ई कितना इतना था, अभी अभी कितना ले लिया आर को इतना ले लिए हैं 1, ठीक है। तो आर इक्वल टू 1 ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम रिस्क को कम नहीं कर पा रहे हैं। कम कर पाए क्या इनके बीच में, जो रिस्क हो गया पहले का रिस्क हो गया है ना, ये सेकंड रिस्क है, इनके प्रोपोर्शन में क्या हो रहे हैं वो दोनों बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि जब हम परफेक्टली कोरिलेशन होते हैं है ना, जब दो सिक्योरिटी आपस में पूर्ण रूप से धनात्मक होते हैं तो उनको हम डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से हम जोखिम को कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, उनका जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हैं उनके नीचे हम उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज इनके बीच में एक 50 था और ये 30 है, तो ये सबसे कम ये है, लेकिन इससे हम कम इसमें नहीं कर पाएंगे। इनके बीच में कहीं पे क्या रहा है आपका ये सिक्योरिटीज आएगा, है ना, वेटेड एवरेज टाइप का। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब हम डाइवर्सिफिकेशन की है वो आपका प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव नहीं है मतलब हम इसमें कम नहीं कर पा रहे जोखिम को, है ना, केवल इनके बीच में ये आ रहा है। तो ये कौन सा केस है आपका पहला केस है ना, जब आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो +1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब आपका +1 होगा तो इनके बीच में जो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू होगा है ना वो वेटेड एवरेज होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया प्रोडक्टिव नहीं होगा। अब इसका जो अगला केस देखते हैं उसमें आपको क्या होता है प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है एवरेजिंग बस हो रहा है और एक नहीं हो रहा है। तो जब दो आपके सिक्योरिटीज हैं है ना वो परफेक्टली कोरिलेटेड होंगे तो इनका जो रिस्क होगा वो रिस्क एवरेजिंग बस होगा इनके बीच में। एवरेजिंग हुआ है ना, जितना इन्वेस्टमेंट हमने इसमें किया है पहले वाले का और दूसरे में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या हो रहा है एवरेज हो रहा है, एवरेजिंग, ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं। बी है ना, जब यहाँ पे क्या होगा परफेक्टली नेगेटिव होगा, यहाँ पे पूर्ण ऋणात्मक संबंध होगा इनके बीच में। पूर्ण ऋणात्मक में क्या होगा ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं। तो इस फॉर्मूले में क्या होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी -1, आर वाली की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पे कितना होगा ये माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये माइनस हो जाएगी। तब ये इसके बीच में क्या होगा एग्जांपल में वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस होगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर ये वैल्यू कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब जो दो सिक्योरिटीज हैं आपस में क्या है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है ना, नेगेटिव कोरिलेटेड है ना, पूर्ण ऋणात्मक संबंध उनके बीच में। तो उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं इनका इंडिविजुअल में रिस्क कितना था स्टैंडर्ड डिविएशन 50 था और 30% था, ये कितने में कम हो गया ये 2% तक आ चुका है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम डाइवर्स जब दो सिक्योरिटीज आपस में नेगेटिव कोरिलेटेड हैं तो हम उनके बीच में रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, पॉजिटिव में नहीं कर सकते। वहां पे क्या होता है केवल रिस्क एवरेजिंग होता है ना, लेकिन जब क्या हो नेगेटिवली कोरिलेटेड हो दो सिक्योरिटी आपस में तो हम उस पे रिस्क को कम कर सकते हैं, इवन हम जीरो भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है पोर्शन पे, है ना। अगर हम अपना जो पोर्शन थोड़ा सा कम ज्यादा करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा रिस्क पूरा जीरो भी हो जाएगा। ये समझ में आएगा नहीं बताइए आप लोग, आया ना, है ना। तो दो सिक्योरिटीज माइनस है ऋणात्मक संबंध, इसका मतलब क्या है ऋणात्मक संबंध का मतलब क्या है एक का वैल्यू अगर बढ़ेगा दूसरा का वैल्यू क्या होगा घटेगा, है ना। दोनों जो सिक्योरिटी हो क्या होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं ऋणात्मक संबंध,
है ना, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, तो इनकी वैल्यू कितनी की माइनस होगी ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये होगा जब ऋणात्मक सहसंबंध होगा दो सिक्योरिटीज के बीच में, तब हम क्या कर सकते हैं, वहां पे रिस्क को कम कर सकते हैं, है ना। पहले वाले में कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कंडीशन में कम कर सकते हैं, और उसको हम जीरो भी कर सकते हैं, है ना, जीरो करके दिखाएं इसको। तो उसके लिए प्रोपोर्शन को चेंज करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो जीरो कंडीशन देखते हैं ना, इसको जीरो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, जो x1 है ये हमने कर दिया 0.375, है ना, और x2 को हमने कर दिया 0.625, ठीक है। मतलब इसको 37.5% इसमें इन्वेस्टमेंट किए, है ना, ये 37.5%, और इसमें कितना किए 62.5%। तो ये वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सिग्मा पी जो होगा 0.375 इंटू पहले का कितना है 50 है ना, माइनस 0.625 इंटू 30, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे जीरो आ जाएगा, है ना। मतलब हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को पूरी तरीके से नलीफाई कर सकते हैं, है ना, पूरी तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं इसमें हम प्रोपोर्शन को चेंज करके। तो इसमें प्रोपोर्शन जो 40% 60% था, है ना, उसको 37.5 और 62.5% कर दिए, तो इसका कितना आ गया आपका, जीरो आ गया। ठीक है, हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि जब आपके दो सिक्योरिटीज हैं, है ना, उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन हो, तब हम रिस्क को जीरो तक कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कंक्लूजन में आप लोग लिख लीजिएगा ना, जब दो प्रतिभूति हैं उनके बीच में ऋणात्मक सा संबंध हो, जोखिम को शून्य तक कम किया जा सकता है ना। मतलब यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं, जीरो रिस्क तक हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ना। हालांकि मैथमेटिकल पॉसिबल है ना, रियल में ये पॉसिबल नहीं है ना, ये रियली, क्योंकि इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते किसमें एकदम कम होगा, है ना, और ये सब एक्सपेक्टेड डाटा होते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि जब दो जो डाटा है आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, है ना, दो सिक्योरिटीज के बीच में ऋणात्मक सहसंबंध हो, तो उनको जोखिम हम शून्य तक कम कर सकते हैं। यह समझ में। तीसरा कंडीशन देखें। यस सर। हाँ, तो अब देखते हैं कि दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा, ठीक है। अब जो तीसरा कंडीशन है, सिक्योरिटी रिटर्न्स आर अनरिलेटेड। अनरिलेटेड मतलब क्या हो जाएगा, है ना, प्रतिभूति के प्रत्यय असंबंधित है, मतलब कोरिलेशन जीरो का, आर इज इक्वल टू जीरो, नो कोरिलेशन वाला, है ना। तो ये तीसरा कंडीशन है, सिक्योरिटी रिटर्न्स आर अनरिलेटेड, जो प्रतिभूति का प्रत्यय है उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अब जीरो हो जाएगा, है ना। R12 कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका इतना इतना ही बचे रहेगा अपने पास में, है ना। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन P बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट x1 सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये बचेगा, ये कौन सा कंडीशन है, जब दोनों जो सिक्योरिटीज है उनका जो रिटर्न के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, ठीक। अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 0.4 इंटू 50 का स्क्वायर प्लस 0.6 इंटू 30 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। ये वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये कितना आएगा, ये 26.91 सिग्मा पी। तो ना, अगर वो अनरिलेटेड है तो भी थोड़ा सा बेनिफिट, इसका 30% इसमें रिस्क है, इसमें 50% रिस्क है, तो इससे थोड़ा सा कम हो गया ये, ठीक है। तो मतलब अगर अनरिलेटेड है तो हम रिस्क को कम कर सकते हैं,
क्योंकि ये 30% है 20 और 50% है, लेकिन दोनों को हमने एक साथ मिलाया तो उसका जोखिम कितना आया 26.91। तो when the securities returns are unrelated, the diversification risk reduce risk and its productive activity। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रिस्क को हम कम कर सकते हैं और ये आपका क्या प्रोडक्टिव है। तो पहला केस को छोड़ के दूसरा और तीसरा जो दोनों क्या है, उसमें अगर हम सिक्योरिटीज को मिलाते हैं, है ना, जिनका सिक्योरिटी के रिटर्न के बीच में जो कोरिलेशन है निगेटिव हो या फिर कोरिलेशन नहीं हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होगा, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन होगा सिक्योरिटी के रिटर्न के बीच में, तो वहां पे हम रिस्क को कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे क्या रिस्क एवरेजिंग होती है, रिस्क कम होता नहीं है। लेकिन बी और सी जो केस है, वहां पे आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होता है ना, वो कम होता है। तो ठीक है, इसमें तीन ही केस हैं, है ना। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो दो रिस्क सिक्योरिटीज के बीच में आर की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो रिस्क कम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और अगर दो सिक्योरिटीज के जो रिटर्न के बीच में नेगेटिव रिटर्न है, तो इसमें जो रिस्क है कहां तक जा सकता है ना, जीरो, बिल्कुल रिस्क बढ़ेगा, रिस्क घटेगा, जीरो तक जा सकता है। तो जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताया ना, वैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको थ्योरेटिकली पूछ सकता है। ठीक है, समझ में? जी सर। हाँ, है ना, जिनको जिस समझ में ना होगा एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, है ना। अभी मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, तो उससे आप लोग और इसको देख सकते हैं। तो ये जो हम केस देखे थे ना, ये आपका 2 सिक्योरिटीज के लिए देखे थे, है ना। और इसमें मोर देन 2 सिक्योरिटीज भी होता है, लेकिन रिलेशन तो आपका यही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने बस 2 सिक्योरिटीज के माध्यम से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने अंडरस्टैंड किए हैं, समझे हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखें, है ना। कल हम लोग देखेंगे डेट सिक्योरिटाइजेशन, है ना, ये लास्ट टॉपिक रहेगा फिर। सर कल हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, मतलब इसमें एफएम वाला जो पार्शन है इसमें हो जाएगा, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन बचे वो अपन आईबी में उसको करेंगे, है ना, इंडस्ट्रियल बिजनेस का पार्ट है वो। ठीक है सर।